अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकार, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को खतूत। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासत में एक नई हिकमत अमली नज़र आ रही है। चीफ जस्टिस इस वक्त अदालती इस्लाहात के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं। इसी सिलसिले में चीफ जस्टिस ने तजावीज़ के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी बुलाया था। इससे पहले वो ऐसी ही एक मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमती वफ्द से भी कर चुके हैं। अलबत्ता आज जो मुलाकात हुई उसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुतालिक तजावीज़ देने के साथ साथ शायद मौके को गनीमत समझा और इसी को लेकर अपना सियासी मुद्दा भी चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा, शिकायतों के अंबार भी लगाए। इस मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तहरीक इंसाफ ने और दावा किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी ने उन्हें मामलात हल करने की यकीन दहानी करवाई है। आज चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन ने मुलाकात की है। हमने उनको सारे मुश्किलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है वो सब कुछ हमने चीफ जस्टिस के सामने किया। उन्होंने हमें ये बावर कराया अपने तरफ से कि मैं ऐसे इकदाम ज़रूर करूँगा जिससे ये सारे का कोई ना कोई हल हमने निकालना है और मैं मेक श्योर करूँगा कि आपके इस जो गुजारिशात आप लोगों ने की है और जो मसाइल बयान किए इसके लिए हम कोई हल निकालें। दूसरी तरफ नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने पीटीआई वफ्द को यकीन दहानी करवाई है कि टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की जो मजमूई तादाद है उसमें कमी उनकी अवलीन तरजीह है। जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुलाकात में कैद इमरान खान, पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को दरपेश मसाइल उजागर किए। शिकवे शिकायतों के इस दौर के दौरान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से भी ऐसे ही आपसी शिकवों और इख्तलाफात की खबरें मुसलसल आ रही हैं। शेर अफजल मरवत पार्टी बदरी के बाद सलमान अकरम राजा पर तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं और अब रऊफ़ हसन पर भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब सदर जुनैद अकबर साहब, इनकी एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आती है जिसमें वो पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी की बातें करते हुए सुनाई देते हैं। साथ ही वो ये शिकवा भी करते हुए सुनाई देते हैं कि पार्टी में गलत लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। इस हलचल के दौरान ही तर्जुमान JUIF असलम गौरी साहब की अहम ट्वीट सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि मौलाना के इत्तेहाद में शमूलियत से अपोजिशन मज़ीद मजबूत होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि JUI की अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के खबरों से कुछ हलकों को तकलीफ़ है और जिनको तकलीफ़ है वही बेबुनियाद खबरें चलवा रहे हैं। इन तमाम बातों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये अब बातों को डिस्कस करने के लिए ही प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, सरबराह हैं थिंक टैंक के रऊफ़ हसन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। रऊफ़ साहब, सबसे पहले सर मुझे ये फरमा दीजिए, अदालती इस्लाहात के हवाले से आज चीफ जस्टिस साहब ने आप लोगों को बुलाया था, उनके सामने काफ़ी सारी बातें हुई, जो मसाइल पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है उन तमाम मसाइल को भी डिस्कस किया गया। खान साहब के खतूत के हवाले से भी बात हुई, सेनेट इलेक्शंस के हवाले से भी बात हुई। चीफ जस्टिस साहब ने कमीशन समेत दीगर मामलात पर कुछ तजावीज़ आप लोगों से मांगी है। बता सकते हैं कि उन्होंने क्या कोई यकीन दहानी भी करवाई है आपको? थैंक यू वेरी मच। मैं उस सिलसिले में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, हमने अपने तमाम मसाइल जो हैं, जो हम लीगल फोरम के ऊपर फाइट कर रहे हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम मामलात जो हैं वो उनके सामने रखे और ये भी बताया है कि ये 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद उन्होंने ये मजीद गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो आपने खुद ही अपने इब्तदाइया में कहा दिया है कि किन किन चीज़ों के बारे में जितने भी इश्यूज हैं उनको हमने उनके सामने रखा है। अब ये चीफ जस्टिस साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पाकिस्तान में जुडिशरी के हेड की मुनासबत से वो उनके ऊपर इंश्योर करें कि उनको आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक किया जाता है और इंसाफ जो है वो डिलीवर होता है। अच्छा रऊफ साहब, ये सारे वो मसाइल हैं जो आप लोगों ने चीफ जस्टिस साहब के सामने रखे हैं, ये सारे मामला तो अदालतों में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो चीफ जस्टिस साहब के सामने रखने से क्या फायदा होगा सर?
जी बिल्कुल, हम समझते हैं कि कम से कम उनको मुकम्मल आगाही होनी चाहिए कि उनकी अदालतों में किस तरीके से इन मुकदमात को डिस्पेंस किया जा रहा है और किस तरीके से सजाएं जो हैं वो दी गई हैं इन फेक एंड फ्रिवलस केसेस। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। फिर हमारे लोग जो कि 1.5 साल से जेलों में बैठे हुए हैं, किस तरीके से उनको जेलों में रखा गया हुआ है और लोगों को पकड़ा जा रहा है, और जो हमारी जो आईनी और कानूनी हकूक है उनको जिस तरीके से पामाल किया जा रहा है, खासकर खान साहब का, इमरान खान साहब का जो जो जिस तरीके से उनको अडयाला में रखा गया हुआ है, जो हालात क्रिएट किए गए हैं, जिस तरीके से उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ले जाते हैं, आजकल भी उसी सिचुएशन से गुजरा जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि चीफ जस्टिस साहब बजाते खुद ये सब कुछ सुने और वो एक अपनी अप्रेजल करके, और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जी वो इंश्योर करेंगे, ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वो इंश्योर करेंगे कि इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे होने शुरू हों, जो कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इस वक्त तक जबकि आप और हम बात कर रहे हैं ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। रऊफ साहब, जब हुकूमत के साथ आप लोगों के मुज़ाकरात हो रहे थे तो अहम नुक्ते आपने उनके सामने दो रखे थे, जुडिशल कमीशन 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से। तो आज एक इंतहाई अहम मीटिंग आप लोगों की हुई कि यहाँ पर भी आपने ये मामला रखा और कोई यकीन दहानी भी हुई चीफ जस्टिस साहब की तरफ से? मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, हाँ, लेकिन हमने ये दोनों जो जुडिशल कमीशंस की हमारी रिक्वेस्ट है वो भी उनके सामने रखी है आज की मीटिंग में। नहीं रऊफ साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाना चाहे तो क्या खुद नोटिस के अलावा कोई और रास्ता बचता है? अगर नहीं तो फिर ये इख्तियार तो अब आईनी बेंच के पास है ना सर? जी, ये जो है इसका जवाब तो हमारी जो लीगल टीम है वो ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकेगी, या चीफ जस्टिस साहब जिनके हजूर ये सब कुछ पेश किया गया है वो तो खुद आगाह होंगे ना कि वो उनकी पावर्स कहाँ तक है और किस आईनी शिक के तहत वो ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब सर थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अब जरा ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात हो रही है ना, क्योंकि जिन हालात से आप लोग पिछले 2, 2.5, 3 साल से गुजर रहे हैं तो इस वक्त तो पार्टी के अंदर यूनिटी की जरूरत है, लेकिन मुख्तलिफ हिस्से बकरे नजर आ रहे हैं सर, मुख्तलिफ ग्रुपिंग नजर आ रही है, दावे नजर आ रहे हैं। अब जुनैद अकबर साहब का भी एक ऑडियो लीक हुआ, उसमें भी इसी तरह की बातें हो रही हैं। शेर अफजल मरवत साहब पार्टी बदर होते हैं, उसके बाद उनके हनीफ भी सर, क्या वो इस्तेमाल हो रहे हैं? आपका सवाल है तो ये पहला मौका नहीं है कि उनको शो कॉज नोटिस दिया गया था जिसके नतीजे में उनको पार्टी से निकाला गया है। इससे पहले भी मेरा ख्याल है 7-8 दफा उनको शो कॉज नोटिस दिए गए थे। जिस तरीके से वो उनका कॉन्डक्ट रहा है पार्टी की लीडरशिप के बारे में, पार्टी के बारे में और पार्टी के जो अहदाफ हैं, मकासद हैं उनके बारे में, तो उसमें बहुत कुछ हमें ऑब्जेक्शनेबल लगता था, पार्टी को लगता था, और इसलिए उनको शो कॉज नोटिस दिए गए थे। कोर कमेटी से उनको खारिज किया गया था, पॉलिटिकल कमेटी से उनको खारिज किया गया था, उनके पास जो पार्टी का ओहदा था वो उनसे ले लिया गया था। ये पास्ट में होता रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ उनको कंसल्ट किया, उनको समझाने की कोशिश की पार्टी के मुख्तलिफ लोगों ने, सीनियर अरकान ने, लेकिन उनका जो रवैया था उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं हुई। इसलिए मजबूरन हमने उनको पार्टी से, खान साहब ने उनको डालने का फैसला किया और वो अब एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है। ये तो हो गया जो पार्टी के अंदर जो लोग हैं उसमें इनका जो कॉन्डक्ट है वो कोई नई बात नहीं थी, ये बड़ी देर से इस तरह से चल रहा था। बाकी इसके अलावा एक और एजेंडा के तहत पार्टी के अंदर डिसयूनिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और उसमें कुछ लोग जो हैं वो छोड़े गए हैं, मैं उनको डाउट्स कहूंगा, वो छोड़े गए हैं और वो पार्टी के बारे में मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हालांकि वो पार्टी से निकाले जा चुके हुए हैं, उनका पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, वो पार्टी में उनकी कबूलियत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं, किसी जबान में कहते हैं जी चाचे मामे बने हुए हैं पार्टी के। तो कबूलियत ना होने की वजह से उनकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में मुख्तलिफ आरा होना, किरण, वो एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। इतने जहां हजारों लाखों लोग जो हमारे मेंबर्स हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जी हर कोई जो है उनमें से हर नुक्ते के ऊपर एक ही राय रखता हो। वो मुख्तलिफ आरा होती हैं। पार्टी जो है वो आपस में उन आरा को डिस्कस करके एक ओपिनियन जो है, एक फैसला जो है वो करती है और उसके बाद तमाम लोगों के ऊपर सादर हो जाता है, लाजिम हो जाता है कि वो उस फैसले का एहतराम करे और उसको पब्लिक फोरम के ऊपर जाकर डिस्कस ना करें। ये पार्टी के डिसिप्लिन का तकाजा होता है। तो ये कोई ग्रुपिंग नहीं है, मैं इसको ग्रुपिंग नहीं कहूंगा। हाँ, मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, और पार्टी इंकरेज करती है कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस करें, जितना भी फ्रैंकली एक्सप्रेस कर सकते हैं उतना ही बेहतर इनपुट मिलता है और उतना ही बेहतर जो है पार्टी की पॉलिसीज बनाने में मदद मिलती है। चलिए सर, ये आपने बड़े पॉजिटिव वे में एक डिफरेंट एस्पेक्ट दिया है। सर, आपके ऊपर भी इल्जामात उन्होंने लगाए हैं। रऊफ साहब, रिकॉर्डिंग्स शेयर करते हैं आप, पार्टी से तनख्वाह लेते हैं आप सर्विसेज की, सर ये इल्जामात है आप पर?
लग इल्जामात हैं। हम इनके देखिए, इनको जितना हम इनके बारे में बात करेंगे ना, इनको उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। अब इस किस्म के बेहुदा इल्जामात का जवाब देने से बेहतर है कि जी कोई उनको टोटली निगलेक्ट किया जाए, और यही अप्रोच मेरी रही है, पॉजिटिव यही रही है कि इनके किसी बात का जवाब देना बनता ही नहीं है। अब चूंकि आपने सवाल किया है तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, ये लग और बेहुदा किस्म के, और यही काम ये पिछले साल सवा साल से कर रहे हैं। यही इनका वतीरा रहा है, यही इनकी आदत रही है कि जी जो जिसके साथ इनकी कोई डिसएग्रीमेंट हो उसके खिलाफ इल्जामात लगा दें। किसके बारे में इन्होंने इल्जाम नहीं लगाया ये बता दीजिए। पार्टी की सीनियर लीडरशिप के बारे में, हर शख्स के बारे में इल्जाम लगाया, हर शख्स के साथ इनकी स्कफल हुई है, हर शख्स के साथ इन्होंने गालियां दी हैं। तो बेहतर यही है किरण कि जी हम उनको लगाने दें, जो वो करना चाहते हैं करें। हाँ, उनको मीडिया पे स्पेस तो बड़ी मिल रही है, अब वो जो स्पेस मिल रही है उसके पीछे भी तो हाथ लगता है किसी का। अदरवाइज तो बहुत से लोग पार्टी को इल्जाम देके वो निकल जाते हैं और जाके वो घर बैठ जाते हैं और उनको कोई अहमियत नहीं दी जाए। क्या वजह है कि ये जो शेर अब्दुल मरवत साहब हैं और इस तरह के और एक दो लोग जो कि छोड़े गए हैं पार्टी में डिसयूनिटी क्रिएट करने के लिए, उनको मीडिया जो रोज शाम को लेके बैठ जाता है और उनको इतनी ज्यादा स्पेस देता है जो कि नॉर्मल हालात में भी नहीं उनको मिलती थी। तो ये सारे जो है ना, इस निशानदेही करते हैं कि जी एक पूरा एजेंडा है जो कि इस वक्त ऑपरेटिव है। नहीं, शेर अफजल मरवत साहब के पीछे हाथ किसका है सर? देखिए, शेर अफजल मरवत या बाकी लोग जो है सारे, मतलब मैं तो हुकूमत की, मेरी उंगली तो हुकूमत की तरफ उठेगी ना जी। वही है ना वो आप कहते हैं जी कि हम इस मुल्क के हुक्मरान हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो उंगली तो उन्हीं की तरफ उठेगी ना जी। यही कर रहे हैं। रऊफ साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने बड़ा वाज़ेह तौर पर जवाब दे दिया कि जो इल्जामात है लगवा है, लेकिन एक ऐसा इल्जाम जिस पर आप पर उंगलियां उठ सकती हैं, जो वो कह रहे हैं कि आप पार्टी से सर्विसेज के पैसे लेते रहे, तो इसको डिनाई करेंगे सर? मैं किसी इस किस्म के लग इल्जाम को जवाब नहीं देना चाहता। मैंने पहले अर्ज किया ना, वो इल्जाम ए हो, बी हो, सी हो, उससे ज्यादा सीरियस इल्जाम जो है वो ये जी मेरी इंटेग्रिटी के ऊपर जो उन्होंने क्वेश्चन रेज किया हुआ है, वो है, मैं उसका भी जवाब दूंगा। मैं इन तमाम मराहल से गुजर चुका हूं बीपी पार्टी के अंदर। जी जी। अच्छा सर, शेर अफजल मरवत साहब अब इस तरह की बातें करें, लेकिन फवाद चौधरी साहब भी क़यादत पर इसी तरह के इल्जामात लगाते हैं। वो बात करते हैं सलमान अकरम राजा की, शेख वकास अकरम की, दीगर लोगों की, कि ये प्लांटेड है, नजरियाती नहीं है। ये देखिए, नजरियाती, ये जब पीपल्स पार्टी में थे तो वहां ये नजरियाती थे। मुशर्रफ साहब के थे तो वहां नजरियाती थे, PMLQ के साथ थे तो वहां नजरियाती थे। ये क्या नजरियाती लफ्ज की तौहीन करते हैं ये लोग, ये जंपिंग जैक्स हैं, ये रैट्स हैं जो भी कश्ती या जहाज जब वो हचकोले खाता है तो ये जंप मार के चले जाते हैं। इनकी क्या मतलब, ये इनकी क्या इंटेग्रिटी है? ये तो बाजार सड़क के ऊपर बिकते हैं, इनकी प्राइसेस होती हैं। वो हामिद खान साहब की किताब पढ़ी है, उसमें बताया इस शख्स का उन्होंने कि ये क्या करता था लाहौर हाई कोर्ट के बाहर दरवाजा गेट के ऊपर बैठ के। वो आप पढ़ लीजिए किताब, आपको पता चल जाएगा। मैं नहीं कहना चाहता। रऊफ साहब, ये जरूर बता दीजिए प्लीज, फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या नहीं है? क्योंकि वो खान साहब से भी मिलते हैं। अब वो बात कर रहे हैं कि वो रिलीज कमेटी बना रहे हैं जिसमें PTI के पुराने लोग शामिल होंगे। फैसल वावडा साहब भी इसी तरह का एक दावा कर रहे हैं कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने लोगों का। सर देखिए, 23 जून 2023 को इन शख्स को PTI से खारिज कर दिया गया था 23 जून 2023 को। ये PTI का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा इनकी तस्वीर बाकी लोगों के साथ जिस पार्टी में ये गए वहां भी सब कुछ आपने देखी हुई है। दूसरी बात, खान साहब के साथ मुलाकात करते हैं। किरण, मुलाकात खान साहब ने कभी इनको मुलाकात के लिए नहीं बुलाया। ये कोर्ट जब लगती है ना, जिस मुकदमे में ये भी नॉमिनेटेड हैं, तो वहां कोर्ट में ये भी जाते हैं। 50, 60, 70 लोग वहां होते हैं कोर्ट में, उनमें एक ये भी होते हैं। ये कोशिश करके रींग के खान साहब के करीब जाके बैठ जाते हैं 1, 2, 3, 4 मिनट के लिए, और उनसे जो भी बात करनी होती है इनको कर लेते हैं। अब बताइए, इतने बड़े ग्रुप में क्या खान साहब करें? क्या वो अनाउंसमेंट कर दें कि जी मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता?
ये इनकी मुलाकात जो है ये इनकी अपनी मैकेनेशंस की वजह से दो एक आध मिनट जो है वो उनके साथ गुजार लेते हैं, जिसको ये बाहर आके उसकी छोटी सी बात का बतंगड़ बना के पेश करते हैं कि पता नहीं इन्होंने क्या अंदर जाके जो मार्केट जो है वो सर किए। ये हकीकत है सारी टोटल। सही। रऊफ साहब, दूसरी तरफ सर मुसलसल आप लोग एक बात करते रहे कि आप जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, बल्कि आप लोग कहते हैं कि आप वहां बात करना चाहते हैं, जो ताकत का महवर है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बार बार आप लोग बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सर सोशल मीडिया पर जिस तरह की मुहिम जारियाना मुहिम का इस्तेमाल होता है, पॉलिसी दुरुस्त है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करनी है तो हमें एक उस सिलसिले में एक ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपने नैरेटिव को। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और वो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो चीज एक हायल है, मैं एक प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ, वो ये है कि खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही। आज मैं 26 हफ्तों से उनसे नहीं मिल सका। इसके अलावा हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी तकरीबन इतने अरसे से उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकी, हालांकि कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं। खान साहब के साथ अगर हमारी मुलाकात जो है वो मुलाकातें जो है वो नॉर्मल जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनके मुताबिक और जो जेल मैनुअल जिसकी इजाजत देता है उसके मुताबिक होनी शुरू हो जाए तो ये जो पॉलिसी मैटर्स हैं ये बहुत बेहतर तरीके से मैनेज हो सकते हैं। ये एक इश्यू जो है हमारा जो डिफिकल्टी है हमारी, मैंने वो आप तक पहुंचाया। ये रऊफ साहब, ये आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर हो रहा है इसको आप रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ ये भी बता दीजिए जो कुछ यूके में हुआ, पार्टी पाकिस्तान की मौजूदा पाकिस्तान की पीटीआई इस सारे मामले को ओन करती है सर? जो डायस्पोरा है ना वो पार्टी के हमारे ताबे नहीं है। जो हमारे पाकिस्तानी हैं जो यूके में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं या डेनमार्क में रहते हैं या कहीं भी और दुनिया के किसी मुल्क में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, उन तमाम के जज्बात से आपको आगाह होना चाहिए अब तक कि वो क्या फील करते हैं, अपने मुल्क के बारे में कंसर्न हैं, अपने मुल्क के बारे में वो देखते हैं कि खतरात मंडरा रहे हैं। कंसिक्वेंटली वो जब भी उनको मौका मिलता है तो वो अपने तई जो भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं वो करते हैं। कल का प्रोटेस्ट भी लंदन में उसी तर्ज का एक प्रोटेस्ट था। हमने कोई पार्टी ने ऐसा फॉर्मली कोई कॉल नहीं दी थी इस प्रोटेस्ट की, लेकिन जो लोग हैं वो अपने तई उन्होंने किया है और आई थिंक उन्होंने अपने जज्बात और एहसासात जो है उसका बरमला जो है इजहार किया है। आई होप कि जो वो इनको सुना जाएगा और इनको देखा जाएगा। सही। सर आम पब्लिक को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन शहजाद अकबर साहब, शहबाज गिल साहब ये तो वहां पर पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो जब अस्करी क़यादत का दौरा हो रहा है और इस दौरान में जिस तरह की मुहिम कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मजम्मत करते हैं, लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं सर उससे? देखिए पार्टी की जो पॉलिसी है ना किरण, वो पार्टी पॉलिसी जो भी बनती है उसके बारे में हम एक बयानिया जारी कर देते हैं। वो हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साहब के दफ्तर से बयानिया जारी होता है, वही हमारी पॉलिसी है। बियॉन्ड दैट हम किसी चीज के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। आप इसके हमारे सारे बयानिया पढ़ लीजिए, आप कहेंगे तो मैं उनको कह दूंगा, वो आपको डायरेक्टली भी भेज देंगे। आप उससे खुद एक नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हमारी पॉलिसी जो है पार्टी की फॉर्मल पॉलिसी वो क्या है। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। सर आखिर में ये बताइएगा, मुझे लगता है ऐसा है कि शायद खाकान अब्बासी साहब ये इस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने से जरा हिचकिचा रहे हैं इस इत्तेहाद से। क्या वजह है सर? लॉन्ग टाइम आप लोग कोशिश कर रहे हैं ऑपोजिशन इत्तेहाद को यकजा करने की, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं अभी तक इसमें? मैं किसी के जो उनके जो ख्यालात हैं उसके बारे में तो मैं आगाही नहीं रखता, लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि वो खासे एंथुसियास्टिक हैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने में। इसी तरीके से मौलाना साहब के साथ भी हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। एक पॉइंट एजेंडा के ऊपर तो आपको पता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब और मौलाना साहब सब ने स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने प्रेस को भी एड्रेस किया था कि पाकिस्तान में आइन की बहाली जो है उस जद्दोजहद में हम उसके साथ हम एग्री करते हैं और उसमें हम शरीक होंगे। ये मौलाना साहब ने भी कहा था, शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था। तो उसी आइन की बहाली का प्लेटफॉर्म एक बन रहा है और उसमें इन तमाम पार्टीज को शामिल किया जा रहा है और मुझे तो बहुत उम्मीद है कि ये सब लोग शामिल होंगे। और जैसा कि खान साहब ने कहा है कि जी ईद के बाद हम एक मुल्क की जो तहरीक है उसको शुरू करेंगे। वो तहरीक जो है वो फोकस करेगी कि पाकिस्तान में जल्द जल्द आइन की बहाली हो, कानून की बहाली हो। सही। रऊफ हसन साहब, यानी आप देख रहे हैं कि ईद के बाद स्टेज जो है वो पूरे ऑपोजिशन इत्तेहाद के साथ शेयर हो रहा होगा। बहुत शुक्रिया। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। इंतहाई अहम गुफ्तगू इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, आगे क्या करने जा रही है और जो ग्रुपिंग की बातें हो रही हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर बात कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब,
कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपके भी शुक्रगुजार हूँ राना साहब। सबसे पहले सर ज़रा आज का जो अहम मामला, आज एक मीटिंग हुई चीफ जस्टिस साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, और ये जो मीटिंग थी सर, ये वैसे तो अदालती इस्लाहात के मामले पर थी जो कि वज़ीर आज़म साहब के साथ भी हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो शिकायतें हैं वो भी उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने रखा, और बैरिस्टर गौहर के मुताबिक चीफ जस्टिस ने उनको यकीन दहानी भी करवाई है मामलात के हवाले से। कैसे देख रहे हुकूमत इसे सर? देखिए, कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई वो एज ए न्यूट्रल एग्जीक्यूटिव मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस से, जिसके अंदर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई थी, बल्कि जो हुकूमती मामलात पेंडिंग होते हैं जुडिशरी के हवाले से, और जिस तरह एफबीआर के ट्रिब्यूनल के केसेस में डिले और दीगर मामलात, उस तरह के पहलुओं पे गुफ्तगू हुई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आज ऑपोजिशन ने सियासी पहलू के ऊपर अगर कोई गुफ्तगू वो लेके आए तो उसके ऊपर अव्वल तो नहीं होनी चाहिए थी, और अगर उन्होंने कोई शिकायतें लगाई हैं या अपने पर्सनल केसेस के हवाले से गुफ्तगू की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस साहब जो है कोई उस पर उनको कोई ज्यादा फोकस करना चाहिए। चीफ जस्टिस से अगर उन्होंने ऑपोजिशन पे अपनी राय देनी थी वो दे दी। भी मामला जो है वो एक जुडिशल तरीके से चल रहे थे और वैसे ही आगे चले, वैसे ही आगे चलेंगे आप कह रहे हैं। हम भी सर आपके साथ मजीद मौजूआत पर बात करते हुए आगे चलेंगे, लेकिन मैंने अभी छोटा सा एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान राना एहसान अफजल साहब साथ ही मौजूद हैं। राना साहब, सर ज़रा ये बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस वो सीनियरिटी वाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और वो कह रहे हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर चीफ जस्टिस काम करने से रोका जाए। तो हुकूमत का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? और अभी कुछ दिनों पहले जो वज़ीर आज़म साहब की चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई थी, उसमें सीनियरिटी वाला मामला और दीगर मामला डिस्कस हुए हैं क्या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल सीनियरिटी वाले मामला पे गुफ्तगू हुई प्राइम मिनिस्टर साहब की चीफ जस्टिस से। बहरहाल देखिए, ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें कि आइन के अंदर कोई स्पेसिफिक तरीकाकार सीनियरिटी के हवाले से नहीं दिया गया। तो जिस तरीके से सीनियरिटी का तयन हुआ है वो ट्रेडिशन को भी बरकरार रखता है और उसके अंदर कोई आईनी खिलाफ वर्जी भी नहीं है। तो अब अगर ये 5 जजेस गए सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन कर सकता है, और एक फैसला अगर या सुप्रीम कोर्ट दे दे, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है कि सिक्योरिटी के मामले होंगे तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, वरना ये हक जो है वो पार्लियामेंट के पास भी है। सही। राना साहब, कल वैसे पीटीआई ने एहतजाज किया है लंदन में, जिससे शहजाद अकबर साहब और दीगर पीटीआई के अहम लोगों ने खिताब भी किया है। अब पहले भी इस तरह का एक मामला हुआ था काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से। उस वक्त तो हुकूमत पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड तक मनसूख करने पर चली गई थी। इस बार कोई ऐसा एक्शन होने जा रहा है क्या हुकूमत का? लेकिन सबसे पहले तो हम कंडेम करेंगे जो एक इदारे के चीफ के खिलाफ जो कि गैर सियासी है उनके खिलाफ जो है वो एहतजाज किया गया। और देखिए, बात ये है कि उन्हीं इदारे जो चीफ हैं उनको खतूत अफसोस लेकिन सिर्फ 50-60 लोग जो है वो बाहर आए, और बिल्कुल इसको देखा जाएगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने गैर मुनासिब बातें की, और बिल्कुल अगर ऐसा उन्होंने कानून को तोड़ा और गलत वो जो है वो गुफ्तगू की, उस पर एक्शन किया जा सकता है। बहरहाल मैं ये जरूर कहूंगा कि वो एहतजाज जो है वो वैसी फ्लॉप एहतजाज था और एक बहुत बड़ा अच्छा था पीटीआई की काबिज के ऊपर अदारों को मिलाइन करने को और चीफ को मिलाइन।
सही सर, एक तरफ पीटीआई की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया पर जो हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब की जैसे खबर ले लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि मजीद दोबारा से पीटीआई की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से मुज़ाकरात हो जाए, बैकडोर राब्तों की कोशिशें हो रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा को देखती हूँ या वफाकी वज़रा को देखती हूँ, वो भी इसी तरह के इशारे कर रहे हैं, वो भी इसी तरह की बात करें। तो अगर सर कोशिशें हो रही हैं तो ये किस किस्म की कोशिशें हो रही हैं और दूसरी तरफ से जवाब क्या मिल रहा है? ये पीटीआई की पुरानी रवायत है कि एक तरफ से गिरबान पकड़ो और दूसरी तरफ से जो है वो पैरों को हाथ लगाओ, और वो डेस्परेट है, खान साहब डेस्परेट है इस वक्त कि कोई उनको रिलीफ मिले, कोई एनआरओ की तरफ मामला जाएं किसी तरीके से। लेकिन मेरे ख्याल से इस मामले के ऊपर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका रिमार्क्स बड़ा क्लियर है कि ना कोई उनको दिलचस्पी है इस तरह के मामलात में और ना उनका वो आईनी रोल है। तो ये उन्होंने मीडिया में खुद भी बयान दिया है इस चीज के हवाले से, और फिर ये मौक़िफ़ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी आ गया। लेकिन आप इसमें तो क्लैरिटी है कि खान साहब जब इक़्तिदार में आए एस्टैब्लिशमेंट की मदद से, तो तब उनको बाप का रुतबा देते रहे और सारे मसाइल, सारी हुकूमत जो है वो उनके जरिए चलाते रहे। और जब इक़्तिदार से जिस दिन से बाहर निकले तो उनकी रवैया धमकी आमेज है और एग्रेसिव है। लेकिन सर आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या कोशिशें हो रही हैं ये तो बताइए। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, और उस एग्जेक्टिव रोल के तहत जाहिर सी बात है उनको एक्सेस अवेलेबल है सिक्योरिटी के अफसरों के साथ। तो गालबन वो ये खुद कह चुके हैं कि 99% चीजें तय पा गई थी, लेकिन वो एक फीसद जिसके ऊपर वो उम्मीद लगाए बैठे हैं वो ना उनको मिलने वाला है और ना वो पूरा होने वाला है। तो वही उनके जरिया है राब्तों का। लेकिन मेरे ख्याल से एस्टैब्लिशमेंट का जवाब बड़ा क्लियर है और खान साहब अभी गिल्टी हैं, के केसेस में गिल्टी पाए गए हैं और 14 साल सजा वो काटेंगे अपनी। यानी आप कह रहे हैं कि सीएम साहब दोबारा से अपनी कोशिशें तेज करें। अब आप मुझे बताइए सर, सेनेट की कायमा कमेटी में वजीर खजाना साहब स्टेटमेंट देते हैं कि मुल्क अपनी साख खो चुका है, एतमाद की बहाली के लिए फौरी माशी इस्लाहात की जरूरत है। तो ये सर नाकामी का एतराफ नहीं कर रहे वजीर खजाना साहब? क्योंकि इससे पहले 16 महीने की हुकूमत आपकी रही, कुल मिला के 2.5 साल का अरसा हो गया है। देखिए, उन्होंने यानी कि अब तो चीजें बेहतरी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है ना। मूडीज और फिच की रेटिंग आपकी बेहतर हो रही है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मईशत अपनी साख उसकी बहाल हो रही है। अगर आईएमएफ की हेड ने ट्वीट किया है कि बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हो रहे हैं और हुकूमत इसमें सीरियसली काम कर रही है, तो ये भी पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है वो वापस ली जा रही है। लेकिन अभी भी हमारे पास रोल ओवर्स हैं और हमने दोस्तों से अपने जो है वो बोरोइंग की हुई है। तो हमारा जो टारगेट है वो यही है कि इस मुल्क के अपने बलबूते पे रिजर्व्स बने, इस मुल्क के ये जो हमने दोस्तों से रोल ओवर्स लिए हुए हैं, कर्जे लिए हुए हैं, हम उनको वापस करें और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और मजीद स्ट्रांग हो। तो ये इनका ये मकसद नहीं था कहने का कि पाकिस्तान अपनी साख खो बैठा है। और एक ओवरऑल हकीकत है कि हमारी अगर डेट है, कर्जे हैं, तो हमने अपने दोस्तों से लिए हुए हैं। हम आईएमएफ के प्रोग्राम में है जो लेटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम होगा और उसके लिए जो असलात जरूरत है जिनकी वो हम कर रहे हैं। तो ये एक एतराफ है ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन का, लेकिन जो रिजॉल्व है और जो बेहतरी की तरफ जहां हम गामजन हैं वो चीजें नजर भी आ रही हैं और हम मजीद उसको उस तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए ये भी जरा मुझे बता दीजिए, जो सरकारी विफाकी मुलाजिमीन है वो इस वक्त इस्लामाबाद में धरने के लिए बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा ये कर रहे हैं कि सर अपग्रेडेशन, बीमा मराहत की जाए, लीव इनकैशमेंट, पेंशन इस्लाहात ये वापस ली जाएं। तो हुकूमत ने मुज़ाकरात की भी कोशिश की, नाकाम हो गए। अब क्या करेंगे? देखें, ये जब भी आप कोई रिफॉर्म्स करते हैं तो रेजिस्टेंस आती है। अब पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है वो उसकी जरूरत थी, वो भी रिफॉर्म का हिस्सा है। और देखें, ये नेगोशिएशंस चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से कोई रिफॉर्म्स जो है वो उनको ब्रेक आएगी, लेकिन आई एम श्योर कि हुकूमत जो है इन मामलात को हल कर लेगी एम्प्लॉइज के साथ, और प्रेशर के अंदर आके हुकूमत कोई काम नहीं करे। सर फैसल वावडा साहब का इंकशाफ है, कह रहे कराची पोर्ट ट्रस्ट की 40 अरब की जमीन जो है वो सिर्फ
5 अरब रुपए में दे दी गई है। तो ये किसको दी गई है ज़मीन सर? क्योंकि कराची पोर्ट की जो ज़मीन है वो ऑब्वियसली विफाक के मातहत आती है, कस्टोडियन आप हैं इसके। देखें, अभी केपीटी के ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने एक इंक्वायरी कराई है और उस इंक्वायरी के अंदर जो हुकूमत ने खुद कराई है, अगर कोई चीजें कोई ऐसी कोई लैप्सेस हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उस पर हुकूमत जो है जो लोग रिस्पॉन्सिबल है अकाउंटेबल भी कराएंगे और अगर करनी हुई तो रिकवरीज भी होंगी। लेकिन केपीटी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो इंक्वायरी कमीशन है उसको पूरा एक रिव्यू करने के लिए कहा गया था और उसी की रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश हो चुकी है। शायद उसी के ऊपर जो है फैसल वाडा साहब को अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत की ही काविश है कि केपीटी पोर्ट के अंदर जो भी मामलात हैं, जो प्रॉब्लम के एलिमेंट्स हैं, उनको ना सिर्फ जो है हाईलाइट किया गया है, यानी कुछ ना कुछ तो है सर कि जिसकी वजह से पर ये बाकायदा रिव्यू हुआ है। सूबाई हुकूमत पर भी इल्जाम लग रहा है सर इस सारे मामले में। देखिए, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा जब तक कोई ऑफिशियली जो मैरीटाइम मिनिस्ट्री है इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ नहीं देते। मैं इस चीज की आपको बिल्कुल तस्दीक कर सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के हवाले केपीटी के मामलात किए गए थे और उन्होंने एक बड़ी डिटेल्ड इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी के अंदर बहुत सारे मामलात सामने आए और बहुत सारे लोग हाईलाइट हुए जिनके खिलाफ जो है वो एक्शंस भी जो है रेकमेंडेड है और रेजोल्यूशन है जो कि अभी ऑनगोइंग है, उन पे काम जारी है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान अफजल साहब। फैसल वावड़ा साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है उसके हवाले से आप बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास इसकी एक रिपोर्ट सामने आई है और शायद इसी की बेस पर ही फैसल वावड़ा साहब कोई बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। और अब नाज़रीन उस इशू पर और उस मामले पर बात करेंगे कि जिसके लिए तमाम पाकिस्तानी कौम जो है वो उमूमन हमें दुआ गो नज़र आती है आफिया सिद्दीकी के हवाले से कि उनकी जल्द से जल्द रिहाई मुमकिन हो सके। पिछले दिनों कुछ कोशिशें भी हो रही थी लेकिन फिर आज कुछ अच्छी खबरें नहीं आई हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील की जो तजवीज़ है उसे मुस्तरद कर दिया है। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए शकील आफरीदी की हवालगी की तजवीज़ काबिल अमल नहीं है। ये जवाब आज वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है। 7 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और डॉक्टर शकील आफरीदी के हवाले से कैदियों के तबादले के मामले पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया था। इस समात के दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील ने यह तजवीज़ दी थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की पाकिस्तान वापसी के बदले डॉक्टर शकील आफरीदी को अमरीका के हवाले कर दिया जाए। इस तरह के तबादले से डॉक्टर आफिया की पाकिस्तान वापसी में मदद मिल सकती है। लेकिन आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ये तजवीज़ काबिल अमल नहीं है। साथ ही उन्होंने अदालत को बताया कि हुकूमत को अमरीकी अदालत में दायर होने वाली पटिशन के ड्राफ्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने इस पर रिमार्क्स भी दिए हैं। वो कह रहे हैं कि पटिशन की हिमायत से पीछे हटने के हुकूमती बयान ने अदालत को वर्ता हैरत में डाल दिया है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हिदायत किया है कि अगले हफ्ते तक हुकूमत से हिदायत लेकर बताया जाए कि अमरीकी अदालत में दायर पटिशन पर आखिर हुकूमत को एतराज़ है क्या। तो एतराज़ है क्या, इस बात का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी साहिबा प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रही हैं। आप पर भी हूँ फौजिया साहिबा, ये एक वो मामला है कि जिस पर हम बारहा कोशिश करते हैं कि आवाज़ उठाएं आफिया सिद्दीकी साहिबा के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इनकी वापसी के हवाले से जो केस की समाअत हुई, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से अमरीकी अदालत में जो पटिशन दायर हो रही है हुकूमत इससे पीछे हट गई है। कुछ एतराज़ात हैं शायद हुकूमत को पटिशन पर, वो एतराज़ात क्या हैं फरमाइएगा। देखिए, अदालत में मैं भी मौजूद थी एंड आई थिंक खुली अदालत थी तो सबने सुना ही कि क्या वो है। जी, पिटिशन का ड्राफ्ट तो बहुत सिंपल है। इट इज़ अ पिटिशन फॉर कंपैशनेट रिलीज कि आफिया की हालत अच्छी नहीं है और आप लोग कंपैशन जिसे कहते हैं ना कि एक इंसानी हमदर्दी ही होता है ना, कंपैशन का ट्रांसलेशन। तो हमदर्दी के तहत इसको रिलीज़ किया जाए, उसकी मोशन जा रही है। तो इसमें एतराज़ करना एक इंतहाई ये पूरी कौम को अब जो है, अब मेरी ये स्ट्रगल और सब कुछ
ये अब आफिया की हद तक नहीं, अब ये तो हर पाकिस्तानी शहरी के मुंह पे एक तमाचा है कि वी डैम केयर अबाउट आवर सिटीजन्स, कि हम तो एक हमदर्दी के लिए भी अपने सिटीजन की, उसकी हमारी बेटियां, ये तो आप पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैं उनको आप थाली में रख के दे रहे हैं कि उन्हें जलील करो, उन्हें मारो, उनकी ना जान की कोई हमें कदर है, यानी हमारी हुकूमत हमारे पीछे खड़ी नहीं होगी। दैट इज अ वेरी वेरी, और इस पे जाहिर है अदालत भी हैरान हुई कि अदालत का फर्ज क्या है एक पाकिस्तानी सिटीजन का, और ये प्रेसिडेंस कायम हो रही थी कि पाकिस्तानी मैटर, हमारी अदालतें पाकिस्तानी सिटीजन्स को उनके हुकूक दिलाना चाहती हैं और ऑर्डर्स पास करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फेडरेशन है वो हमारे ही मेहनत के, खून पसीने के, टैक्सेस से और कमाइयों से ऐश और इशरत तो कर रहे, उठा रहे, लेकिन जब हमारे जिसका उन्होंने हलफ उठाया है, खुदा के आगे क्या जवाब देंगे। फौजी साहिबा मुझे ये बताइए ना कि हुकूमत जिस पिटीशन पर एतराज कर रही है, जिसके ड्राफ्ट पर एतराज है, वो फाइल कब हुई थी और किसी भी लेवल पर क्या हुकूमत से मुशावरत हुई थी इस पर? The interesting thing is the petition hasn't even been filed yet. Okay. हम तो जब फाइल करने की उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमने रिक्वेस्ट की कि एक अमाइकस ब्रीफ, यानी हुकूमत हमारी सपोर्ट करेगी ताकि हम पिटिशन में ये भी लिखें कि हुकूमत भी चाहती है कि इंसानी हमदर्दी से आफिया एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, भाई ममालिक, ये तो तारीख में पहली दफा होगा कि एक मुल्क खुद अपने बाशिंदे को बेचने के बाद जो है उसको वापस लेने के लिए हर किस्म की रुकावट तो डाल रहा है, लेकिन उसको लाने के लिए एक इंसानी हमदर्दी की दरखास्त भी करने से कासिर है एज अ फैन, जबकि हलफ उठाया है हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए। नहीं तो मुझे ये बताइए ना कि आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने बड़ी इस पर बात की है, बड़ा खुशाइन था, लेकिन हुकूमत के पीछे हटने की फिर वजह क्या लग रही है आपको? Oh, I just think you know they're just too busy with अपनी ऐश और उसमें और अपना ये अपने vested interest देख रहे होंगे। I honestly don't know, it's just mind baffling है ये चीज़ कि why would they not do such a simple thing like that? It's mind baffling, it really is। लेकिन चीज़ ये है कि maybe ये कि obviously आफिया is traumatized, आप अपने ही आपके अपने लोग देखिए, शिकवा अपनों से ही होता है ना, गैर तो देखें उसको आप उठा के पकड़ के दे देंगे तो वो तो जो भी करे वो तो करेगा, उससे तो तवक्को है ना। ठीक, गुज़िश्ता समाअत पर जो आफिया के अमरीकी वकील हैं डॉक्टर शकील और आफिया सिद्दीकी के तबादले की तजवीज़ उनकी तरफ से पेश की गई थी, जिसको आज हुकूमत पाकिस्तान ने मुस्तरद किया है, तो ये तजवीज़ पेश करने की वजह क्या थी? क्या अमरीका की तरफ से इस तरह की कोई ऑफर आई थी जिस पर ये उन्होंने तजवीज़ की? मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं कि वहाँ से कोई पेशकश आई या नहीं, लेकिन ये चीज़ तो बहुत कई सालों से चल रही है, मेरे ख्याल से 2013 से ये चल रहा है, जब रेमंड डेविस का वाक़या हुआ था। आपको पता है कि अमेरिका ने खुद कहा था कि रेमंड डेविस दे दें, आप आफिया सिद्दीकी को ले लें, लेकिन इन्होंने पैसों को तरजीह दी अपनी बेटी के ऊपर। तो जब शकील आफरीदी का हुआ तो कई दफ़ा इस चीज़ पे तस्करा हो चुका है, काफ़ी सारे सदूर ने ये बात कही है कि आप तबादला कर लें अगर आप आफिया को चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेटियों की तो किसी किस्म की कोई इज्जत या तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं। पाकिस्तान की बेटियां इतने नाम रोशन कर रही हैं हर जगह, उन बेचारियों के जिन पैसों की आप बात करें वो उस फैमिली को दिया गया था जिसका प्यारा उस गाड़ी से अटैक होकर इस दुनिया से चला गया था। अब मुझे ये बताइए कि हमने माजी में देखा है कि सियासी जमातों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से काफ़ी उनकी रिहाई के लिए आवाज़ें उठाई, बाकायदा हम देखते थे इलेक्शंस के दौरान आफिया सिद्दीकी के हवाले से स्लोगन्स बन जाते थे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ न सिर्फ सियासी जमातों की तरजीहात चेंज हुई हैं, बल्कि जो आफिया सिद्दीकी की रिहाई का नारा हुआ करता था वो भी चला गया है कहीं पीछे। तो क्या देखती हैं वजह इसके पीछे, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों अब खामोशी सी हो गई है इस मामले पर?
Afia's issue is not a political issue, for crying out loud. Please keep her out of politics. She is a human being who is suffering. अगर किसी के दिल में अगर वो सियासी जमात हो, वो मजहबी हो, वो सेकुलर हो, इंसानियत है, ये इंसानियत का इम्तहान है. द वर्ल्ड कॉन्शियंस इज ऑन ट्रायल हियर. ये मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी उसका नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल उस पे नहीं है, ये कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ह्यूमन कॉन्शियंस का है, ये औरत की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का है. फौजिया साहिबा, आपकी तकलीफ को और ऑब्वियसली आफिया सिद्दीकी के जो बच्चे हैं उनकी तकलीफ को, आपकी पूरी फैमिली की तकलीफ को अच्छे से अंदाज़ा कर सकते हैं, और न सिर्फ अंदाज़ा करते हैं बल्कि बारहा इस सारे मामले पर आवाज़ भी उठा रहे हैं कि कोई उम्मीद हो चले आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से. बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी. वक्त ख़त्म हो गया है. इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल. अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए. फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए. अल्लाह ने के बाद.